नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम अपडेट में। आज मैं इतिहास के इन वीडियो के क्रम में मौर्यकालीन प्रशासन एवं मौर्यकालीन इतिहास के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो ये जो मौर्यकालीन प्रशासन एवं मौर्यकाल के जितने भी वीडियोस आएंगे वो आपको 2 वीडियो मिलेंगे जिसमें 2 पार्ट थ्योरी के होंगे और एक पार्ट जो होगा वो क्वेश्चन आंसर पर आधारित होगा। तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट, मौर्यकालीन प्रशासन। याद रखिए, यदि हम मौर्यकालीन प्रशासन की बात करें तो इसका जो प्रारूप था, इसका जो स्वरूप था, ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, निरंकुश, जनहितकारी एवं राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था मौर्यकालीन थी। ठीक है। मौर्यकालीन प्रशासन की चर्चा करें तो यह एक विस्तृत प्रशासन हमें देखने को मिलता है। इसका उल्लेख हमें 2 स्थानों पर मिलता है। एक आचार्य चाणक्य यानी कि कौटिल्य की अर्थशास्त्र में, ठीक है, अर्थशास्त्र में हमें यह देखने को मिलता है। और इसका जो दूसरा उल्लेख हमें देखने को मिलता है, ठीक है, वो मिलता है मेगास्थनीज की इंडिका में। ठीक है। तो यहाँ पे हमें 2 जगह मौर्यकालीन प्रशासन की विस्तृत स्तर पर हमें यहाँ चर्चा देखने को मिलती है। ठीक है। तो मौर्यकालीन संरचना की बात करें तो केंद्र होता था, ठीक है, केंद्र। दूसरा था प्रांत, ठीक है। तीसरा है मंडल, जो कि उससे छोटा होता था। इसके बाद है स्थानीय, जो कि 800 गांवों के समूह को स्थानीय कहते थे। नेक्स्ट द्रोणमुख, जो कि 400 गांवों का समूह होता था। ठीक है। खारवाटिक जो होता था वो 200 गांवों का समूह होता था। वहीं संग्रहण की बात करें तो 10 गांवों के समूह को संग्रहण कहते थे। ठीक है। और जो सबसे छोटी इकाई थी वो थी ग्राम। ठीक है। और जो ग्राम का प्रमुख होता था उसे ग्रामणी कहते थे। ठीक है। गांव के प्रमुख को क्या कहते थे? ग्रामणी कहते थे। और जो जो गांव का हेड था वो ग्रामणी था, और ग्रामणी को दिशा निर्देश देने हेतु, ठीक है, उसकी सहायता करने हेतु ग्राम परिषद बनाई जाती थी। ठीक है। यह सबसे छोटी इकाई होती थी। अब हम बात करते हैं केंद्र की, जहां से मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है। लगभग 90% प्रश्न जो है केंद्र से ही पूछे जाते हैं। अब केंद्र कार्यकारी में कौन कौन शामिल थे तो याद रखिए, राजा स्वयं केंद्र का हिस्सा होता था। इसके साथ साथ युवराज, मंत्रिणा, जो कि प्रमुख मंत्रियों का समूह होता था। मंत्रि परिषद, जिसमें विभिन्न प्रकार के मंत्री शामिल थे। नौकरशाही थी। ठीक है। नगर प्रशासनिक व्यवस्था थी, नगरों को देख रेख के लिए। राजस्व प्रशासन व्यवस्था थी, आर्थिक कार्यभार के लिए। सैन्य प्रशासन था। ठीक है। न्याय प्रशासन था। ठीक है। इसके अलावा जो सबसे मुख्य था वो था गुप्तचर प्रशासन। ठीक है। आगे चलकर हम देखेंगे कि आचार्य चाणक्य ने गुप्तचर प्रणाली का विस्तृत तौर पर व्याख्या किया है। तो देखते हैं। पहला है राजा। याद रखिए, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे सप्तांग सिद्धांत क्या है। ठीक है। राजा का सप्तांग सिद्धांत, सप्तांग सिद्धांत के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। याद रखिए, जो राजा था वो समस्त व्यवस्था का केंद्र बिंदु हुआ करता था। साथ ही साथ न्याय में राजाज्ञा सर्वोपरि होती थी, अर्थात न्यायाधीश के द्वारा कोई भी निर्णय दिया गया हो, अंतिम जो निर्णय होता था वो राजा का मान्य होता था। सप्तांग सिद्धांत जो था ये केंद्र में रखकर यह व्यवस्था की गई थी। सप्तांग सिद्धांत जो है आचार्य चाणक्य के मस्तिष्क की को उपज थी, जिसमें सप्तांग सिद्धांत अर्थात ये 7 चीज किसी भी राजा के लिए होने आवश्यक हैं, जो कि उसके प्रशासन में उसकी मदद करते हैं। तो देखते हैं सप्तांग सिद्धांत में क्या क्या चीज आता है। याद रखिए, सप्तांग सिद्धांत में पहला है दुर्ग, अर्थात राजा के पास एक दुर्ग होना चाहिए जिसकी सुरक्षा के लिए, उसके निवास के लिए। कोष, अर्थात उसके पास धन होना चाहिए। ठीक है। मित्र, उसे सलाह देने के लिए मित्र होना चाहिए। जनपद, जिस पर वह शासन करेगा वह होना चाहिए। सेना, उस जनपद की, उस राज्य की सुरक्षा करने के लिए सेना होनी चाहिए। अमात्य, अर्थात राजा को सलाह देने के लिए एक मंत्रियों का समूह होना चाहिए, और स्वयं राजा स्वयं। ठीक है। यानी कि राजा स्वयं होना चाहिए। तो यह है सप्तांग सिद्धांत। ठीक है। याद रखिए। तो अर्थात यदि हम कोई ऐसे कोई राजा को बनाते हैं, ठीक है, ये राजा है, तो राजा जो अमात्य था, ठीक है,
वो राजा का मस्तिष्क कहा जाता था। ठीक है, राजा दंड जो होता था या था सेना, दंड जो होती थी अर्थात सेना जो होती थी, वो राजा का जो था सिर कहा जाता था। मित्र, मित्र को राजा के कान की संज्ञा दी गई है कि राजा के सुख दुख में राजा के लिए क्या उचित है क्या अनुचित है, या मित्र के द्वारा उसे सूचना दी जाती थी। कोष, कोष को राजा का मुख कहा गया है। वहीं बात करते हैं दुर्ग या किलों की, तो दुर्ग या किलों को राजा की बाहु यानी कि राजा की भुजाएं कहा गया है। जनपद, राजा की जांग होती थी। ठीक है, राजा की जांग की संज्ञा जनपद से की गई है और यह राजा स्वयं है। तो चलिए देखते हैं मेगास्थनीज की इंडिका के अनुसार एवं आचार्य चाणक्य के आचार्य चाणक्य के जो सबसे प्रसिद्ध प्रशासन पर आधारित रचना है, ठीक है, अर्थशास्त्र, उसके आधार पर हम देखते हैं कि प्रशासन का किस प्रकार से क्या क्या वर्णन किया गया है। तो मेगास्थनीज के अनुसार क्या क्या वर्णन है, चलिए देखते हैं। मेगास्थनीज कहता है कि जो राजा होता था वो महिला अंगरक्षकों से घिरा हुआ होता था, अर्थात उस समय जो राजा की अंगरक्षिका होती थी वो महिलाएं होती थी। दूसरा, राजा पर दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत लागू नहीं होता था, लेकिन अशोक जो था, ठीक है, अर्थात जो अशोक था चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र, वो उसने देवानाम्पीय की उपाधि धारण की थी। अशोक ने पैतृक निरंकुश राजतंत्र व्यवस्था लागू की। ठीक है, यानी कि जनता और स्वयं राजा के द्वारा में पिता पुत्र का व्यवहार। उपाधि, तो याद रखिए उपाधि कौन कौन सी थी, प्रजापालक, धर्म सहिष्णु, जन कल्याणकारी, ये सभी उपाधियां हुआ करती थी। ठीक है, राजा का कार्य क्या हुआ करता था। ठीक है, तो राजा का कार्य देखते हैं, अमात्यों की नियुक्ति एवं निष्कासन पहला कार्य था, यानी कि जो प्रमुख अमात्य थे उनकी नियुक्ति किस प्रकार से करनी है और किस अमात्य को निकालना है, इस चीज का जो निर्णय करता था वो राजा करता था। जन कल्याणकारी कार्यों का जो चुनाव होता था वो राजा के द्वारा किया जाता था। प्रशासन की समस्त गतिविधियों पर नियंत्रण राजा स्वयं रखता था, तथा सेना और न्याय व्यवस्था को देखना जो था वो राजा का काम था। याद रखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि जो न्याय का कार्य, अंतिम निर्णय जो होता था वो राजा का हुआ करता था। ठीक है, आगे देखते हैं। आचार्य जो चाणक्य थे अर्थात कौटिल्य ने बताया कि राजा को 8-8 घंटों में बांट कर काम करना चाहिए। ठीक है, 8-8 घंटों के दौर में काम करना चाहिए। राजा तक गुप्तचरों की हर समय पहुंच होनी चाहिए। आचार्य चाणक्य का कहना था कि जो राजा तक गुप्तचरों की पहुंच होनी चाहिए वो चौबीसों घंटे होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि गुप्तचर जो प्रणाली थी वो मौर्य काल की सबसे प्रमुख व्यवस्थाओं में से एक मानी गई थी और यह राज्य को की सुरक्षा को सुदृढ़ करने का एक प्रमुख जरिया था। दूसरा है मंत्रणा। मंत्रणा की जो तुलना है आप आधुनिक कैबिनेट से कर सकते हैं, जिसमें 4 से 5 लोगों का समूह होता था, जो बड़े स्तर के मंत्री होते थे, जो राजा को प्रमुख तौर पर सलाह दिया करते थे। इसमें कौन कौन से सदस्य थे, मंत्रणा में राजा स्वयं होता था, प्रधानमंत्री या पुरोहित इसमें शामिल किया जाता था, युवराज भी इसमें शामिल होते थे, सेनापति या सेनानी और सन्निधाता, इन 5 लोगों को मिलकर मुख्यतः जो था मंत्रणा का निर्माण होता था। इसका कार्य क्या था, महत्वपूर्ण कार्यों में सलाह देना इसका कार्य हुआ करता था। और जो मंत्रणा था इसका वेतन सबसे अधिक था, 48,000 पण वार्षिक। ठीक है, पण पण जो थी, ठीक है, पण जो थी ये मौर्यकालीन चांदी की मुद्रा थी। ठीक है, मौर्यकालीन चांदी की मुद्रा हुआ करती थी, याद रखिए। और उस समय मंत्रणा पद पे जो व्यक्ति नियुक्त होते थे उन्हें 48,000 पण वार्षिक वेतन मिलता था। मंत्रणा के सदस्य याद रखिए किस प्रकार चुने जाते, तो ये उपधा परीक्षण द्वारा चुने जाते थे। ठीक है, उपधा परीक्षण क्या होता था, उपधा परीक्षण इन 4 चीजों को जज किया जाता था कि जो व्यक्ति चुना जाना है वह ईर्ष्यालु तो नहीं है, वह व्यक्ति क्रोधी तो नहीं है, वह क्रोध में अपना आवेश तो नहीं खो बैठता, वह व्यक्ति व्यभिचारी तो नहीं है। ठीक है, और वह व्यक्ति लोभी तो नहीं है कि धन के लोभ में वो राज्य के साथ गलत काम करें। ठीक है, या राज्य की सूचना किसी दुश्मन राष्ट्र को दे दें। तो इन चारों चीजों की परीक्षण के पश्चात किसी भी व्यक्ति को मंत्रणा के मुख्य पद पर नियुक्त किया जाता था और इसी को कहते थे उपधा परीक्षण। ठीक है, नेक्स्ट।
कमियां इसमें क्या क्या थी? मंत्रणा को शामिल मंत्रणा चुने जाने के समय कुछ कमियां भी इसमें थी। ठीक है। और वह कहती कि वह उच्च कुल में जन्मा व्यक्ति होना चाहिए, जिस व्यक्ति को चुना जाना है वह उच्च कुल में जन्मा हुआ हो, इसके लिए ये बाध्यता थी। दूसरा, वह व्यक्ति चरित्रवान होना चाहिए, यह सही है। और भ्रष्टाचारी ना हो, वह भ्रष्टाचार में विलुप्त वह भ्रष्टाचार में व्यक्ति जो है लगा हुआ ना हो। ठीक है, इन तीन चीजों का जरूर ध्यान रखा जाता है। ठीक है। इसके साथ साथ कौन कौन से परीक्षण? धर्मोपाय परीक्षण, अर्थोपाय परीक्षण, कामोपाय परीक्षण एवं भयोपाय परीक्षण। अर्थात उस व्यक्ति को मंत्रिण पद पर नियुक्त करने से पहले धर्मोपाय परीक्षण, यानी कि उसके धर्म की परीक्षा ली जाती थी। अर्थोपाय, उसे लालच दिया जाता था। ठीक है, कि क्या वह धन लेकर अपने राज्य के साथ समझौता तो नहीं करता। कामोपाय परीक्षण, उसकी काम की परीक्षा होती थी, क्या वह व्यक्ति जो है व्यभिचारी तो नहीं है। भयोपाय अर्थात डरा धमकाकर उसके मत में परिवर्तन, क्या वह अपने मत में परिवर्तन करता है, क्या वह राज्य के साथ गद्दारी करता है, तो इसका भी ध्यान रखा जाता था। तो इन तीन चीजों का निरीक्षण किया जाता था। इन चार परीक्षाओं को पास करने के बाद कोई व्यक्ति मंत्रणा के पद पर नियुक्त होता था और वह 48,000 पर्ण वार्षिक वेतन प्राप्त करता था। अगर इनमें से कोई व्यक्ति तीन परीक्षाओं को पास करता था तो उसे महामात्य, ठीक है, तो उस व्यक्ति को महाअमात्य की दर्जा दिया जाता था और उसे 24,000 पर्ण वार्षिक वेतन दिया जाता था। जो आचार्य चाणक्य थे, इनके अनुसार लगभग 18 व्यक्ति जो होते थे वो महाअमात्य के पद पर नियुक्त होते थे। वहीं बात करें, यदि कोई व्यक्ति इनमें से दो परीक्षाओं को पास करता था तो उसे सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता था और उसे 12,000 पर्ण वार्षिक वेतन पर रखा जाता था। और सचिवों की संख्या अ, अर्थशास्त्र के अनुसार लगभग 26 हुआ करती थी मौर्य प्रशासन में। नेक्स्ट देखते हैं मंत्री परिषद। यह तीसरी इकाई है, मंत्री परिषद। इसके बारे में देखते हैं। आचार्य के अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख देखने को मिलता है। अशोक के अभिलेख में इसका पारिषद नाम से इसका उल्लेख किया गया है। मेगास्थनीज की इंडिका में हमें मंत्रिपरिषद का विशेष तौर पर उल्लेख देखने को मिलता है और यह किस नाम से देखने को मिलता है? सुनेनड्राई। ठीक है, सुनेनड्राई नामक नाम से हमें इसे यह उल्लेख देखने को मिलता है। ठीक है। और 18 तीर्थ या 18 विभाग हुआ करते थे जिसकी विस्तृत इकाइयां कुछ निम्न प्रकार से दी हुई हैं। ठीक है। इनमें उच्च श्रेणी के अमात्यों को शामिल किया जाता था। ठीक है। और जो महाअमात्य होते थे उन्हें 10,000 पर्ण वार्षिक वेतन दिया जाता था, जो उच्च श्रेणी के अमात्य हुआ करते थे। अब 18 तीर्थ कौन कौन से हैं इन्हें हम देखते हैं आगे। पहला है प्रधानमंत्री। चंद्रगुप्त के समय जो प्रधानमंत्री थे वो चाणक्य थे। ठीक है। आगे चलते हैं तो हम देखते हैं बिंदुसार के समय चाणक्य एवं खल्लाटक दोनों जो थे ये प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। और वहीं अशोक के समय जो प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए थे वो थे राधागुप्त। ठीक है। तो याद रखिए, सबसे पहले जो प्रधानमंत्री नियुक्त किए थे मौर्य साम्राज्य में वो थे आचार्य चाणक्य, जिन्होंने अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी। दूसरा हुआ करता था युवराज। 18 तीर्थों में दूसरा युवराज था। ठीक है, जो राज्य का उत्तराधिकारी हुआ करता था और अगला राजा जिसे नियुक्त किया जाना होता था। ठीक है। तीसरा है समाहर्ता। समाहर्ता किसे कहते हैं? तो याद रखिए, राजस्व विभाग एवं कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी जो हुआ करता था उसे समाहर्ता कहते थे। ठीक है। या राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था। इसका कार्य था वार्षिक बजट तैयार करना, साथ ही साथ वर्ष का समय, अर्थात जो वर्ष के समय हुआ करता था वो 354 दिन का हुआ करता था। ठीक है। आर्थिक माह जो हुआ करता था वह जुलाई से प्रारंभ होता था मौर्य काल में। और मुख्य कार्य जो हुआ करता था वह था कर वसूलना। ठीक है। समाहर्ता का मुख्य कार्य था कर वसूलना, यानी कि आज के समय की तुलना हम फाइनेंस मिनिस्टर से हम कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा है सन्निधाता। यह मंत्रणा का चौथा महत्वपूर्ण व्यक्ति है। ठीक है। इसे हम कोषाध्यक्ष भी कह सकते हैं वर्तमान समय के, यानी ट्रेजरी डिपार्टमेंट। ठीक है, मौर्य काल का जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट हुआ करता था उसका हेड हुआ करता था सन्निधाता। पांचवा है प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा या तीर्थ महामात्य भी इसे कहते हैं। ठीक है। और यह फौजदारी मामलों का जो था यह प्रमुख हुआ करता था। याद रखिए, प्रतिष्ठा एवं व्यवहारिक ये न्यायालय से संबंधित है। ठीक है।
जो प्रदेष्टा था वह फौजदारी न्यायालय का प्रमुख हुआ करता था, और उस समय जो फौजदारी मामलों के जो न्यायालय, जो जज होते थे, जो न्यायाधीश होते थे, ठीक है, उन्हें प्रदेष्टा कहा जाता था, और जो न्यायालय हुआ करता था उसे कंटक शोधन कहा जाता था। ठीक है, यानी कि न्यायालय का नाम जो है वो कंटक शोधन है। फौजदारी न्यायालयों को मौर्य काल में कंटक शोधन कहते थे, और जो फौजदारी न्यायालयों के जो न्यायाधीश हुआ करते थे उन्हें प्रदेष्टा कहते थे। वहीं बात करें दीवानी मामलों की, तो दीवानी मामलों के जो न्यायालय हुआ करते थे, ठीक है, उन्हें धर्म स्थायी कहा करते थे। ठीक है, तो दीवानी मामलों के जो न्यायालय थे मौर्य काल में उन्हें धर्म स्थायी कहा जाता था, और जो जज होते थे अर्थात जो न्यायाधीश होते थे उन्हें व्यवहारिक कहा जाता था। ठीक है, याद रखिए न्यायालयों को धर्म स्थायी स्थायी कहा जाता था। ठीक है, न्यायालय को धर्म स्थायी कहा जाता था। सातवां है कर्मांतिक। ठीक है, सातवां है कर्मांतिक। उद्योग धंधों का यह प्रमुख होता था, हेड ऑफ इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट। ठीक है, मौर्य काल के इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट को कौन देखता था? कर्मांतिक देखता था। नेक्स्ट है अंतपाल। अंतपाल का कार्य होता था सीमावर्ती दुर्गों की सुरक्षा करना। नौवें है दुर्गपाल। दुर्गपाल का क्या कार्य हुआ करता था? याद रखिए दुर्गपाल का कार्य हुआ करता था जो आंतरिक दुर्ग होते थे उनकी सुरक्षा का कार्यभार किन्हें दिया जाता था? वो दुर्गपाल को दिया जाता था। वहीं आठविक जो होते थे इन 18 तीर्थों में प्रमुख थे, और आठविक को जंगलों का प्रमुख बनाया गया था। ठीक है, अर्थात मौर्य साम्राज्य में जितने भी जंगल थे, जितने भी वन थे, उनके जो प्रमुख थे वो कौन थे? आठविक थे। जिसमें वनों के संसाधनों पर जो मौर्य काल का जो दोहन की करता था, ठीक है, जो उसकी देख रेख करता था वो आठविक के द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट है अंतर्वशिक। अंतर्वशिक जो होता था अंगरक्षक सेना का प्रमुख होता था। वहीं दौवारी की बात करें तो राजमहल की सुरक्षा का जो कार्यभार होता था वो दौवारी के हाथों में था। प्रशासता। प्रशासता 18 तीर्थों में से एक प्रमुख था जो कि सरकारी कागजों, ठीक है, जो सरकारी कागजातों संबंधी दिशा निर्देशों को जारी करने का कार्य इसके द्वारा किया जाता था। ठीक है, तो याद रखिए सरकारी कागजों से संबंधित कार्यभार कौन देखता था? ये प्रशासता देखता था। नायक। नायक जो होते थे ये सेना का संचालन करते थे। ठीक है, सेना के संचालन करने वाले अधिकारी को नायक कहा जाता था। वहीं दंडपाल की बात करें तो सेना की सामग्री की व्यवस्था करने का कार्यभार किसके ऊपर था? ये दंडपाल के पास था। नेक्स्ट है नागरक। नगर का प्रमुख। ठीक है, अर्थशास्त्र में इसका वर्णन दिया गया है। ठीक है, कि नागरिक जो होते थे ये नगरों के प्रमुख हुआ करते थे। ठीक है, नगर व्यवस्था देखना, ठीक है, ये नागरिक का कार्य हुआ करता था। वर्तमान समय में हम कर सकते हैं कि पार्षद, जिस तरीके से पार्षदों की भूमिका होती है उसी प्रकार से नगर के प्रमुखों अर्थात नागरिक की भूमिका तत्कालीन समय में मौर्य काल में हुआ करती थी। नेक्स्ट है सेनापति। सेनापति जो होता था वो सेना का प्रमुख होता था। वहीं मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होता था वो मंत्री परिषद अध्यक्ष जो था वो मंत्री परिषद का प्रमुख हुआ करता था। ठीक है, अब हम बात करते हैं अर्थशास्त्र में उल्लिखित विस्तृत नौकरशाही व्यवस्था की। ठीक है, तो याद रखिए जो विस्तृत नौकरशाही व्यवस्था थी इसका जो अध्यक्ष होता था, ठीक है, उसके अंडर कुल 26 डिपार्टमेंट होते थे। ठीक है, याद रखिए जो इनका वेतन होता था ये 1000 पण दिया जाता था, और द्वितीय श्रेणी के अमात्य के तहत इन्हें शामिल किया जाता था। ठीक है, और ये विभागीय अध्यक्ष का भी कार्य करते थे। ये किन्हीं न किन्हीं विभागों के अध्यक्ष होते थे। अब हम देखते हैं कि कुल 26 जो अध्यक्ष हैं, ठीक है, विस्तृत नौकरशाही में कौन कौन से शामिल हैं? तो याद रखिए एक है पणयाध्यक्ष। ठीक है, पणयाध्यक्ष क्या होता था? ये व्यापार एवं वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष होता था। वहीं बात करें विविता अध्यक्ष की, तो यह राजकीय चारागाह भूमि का अध्यक्ष हुआ करता था, अर्थात इसका जो अन्य कार्य था कुओं जलाशयों का निर्माण करना, जंगल में राहगीरों की सुरक्षा करना, यह कार्य हुआ करता था विविता, यानी कि चारागाह भूमि का जो हेड था वो विविता अध्यक्ष कहलाता था। पाणय अध्यक्ष व्यापार वाणिज्य का हेड हेड था। वहीं बात करें सुरा अध्यक्ष की, तो सुरा अर्थात सुरा से आशय है शराब। आबकारी विभाग का जो प्रमुख हुआ करता था वो उसे सुरा अध्यक्ष कहते थे। सूना अध्यक्ष बूचड़ खानों का जो प्रमुख हुआ था करता था, कसाई खानों का जो प्रमुख हुआ करता था उसे सूना अध्यक्ष कहते थे। वहीं सीता अध्यक्ष हम कहते थे राजकीय भूमि का जो प्रमुख हुआ करता था, अर्थात राज्य के अंडर में जो भूमि आती थी
उसका जो प्रमुख होता था उसे सीता अध्यक्ष कहते थे। और सीता भूमि जो होती थी वो राजकीय भूमि हुआ करती थी, जिस पर राज्य का अधिकार हुआ करता था। नेक्स्ट, गणिका अध्यक्ष। याद रखिए, जो गणिका विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था उसे गणिका अध्यक्ष कहते थे। नेक्स्ट है शुल्का अध्यक्ष। तो शुल्क जमा करने वाला, ठीक है, जो स्टाम्प पेपर वाला कार्य करता था उसे शुल्का अध्यक्ष कहते थे। अकरा अध्यक्ष, याद रखिए, खादानों का विभाग, जो विभाग था उसका जो प्रमुख हुआ करता था उसे अकरा अध्यक्ष कहते थे। वहीं सूत्राध्यक्ष की बात करें तो सूत्राध्यक्ष जो था वो कताई बुनाई से संबंधित था, ठीक है। सेना के लिए जो कपड़े तैयार करता था, ठीक है, या फिर जो कताई बुनाई का विभाग का अध्यक्ष तक, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री जो थी वो सूत्राध्यक्ष के अंतर्गत आती थी। कुप्याध्यक्ष की बात करें तो वनों का जो अध्यक्ष होता था उसे कुप्याध्यक्ष कहते थे। वहीं लोहा अध्यक्ष जो होता था धातु विभाग का प्रमुख होता था, ठीक है। तो धातु विभाग किसके अंडर में आता था, वो लोहा अध्यक्ष के अंतर्गत आता था। बात करें आयुधगारा अध्यक्ष की, तो आयुधगारा अध्यक्ष जो था वो आयुध विभाग का, यानी कि जो सेना के लिए जो प्रयुक्त हथियार थे, ठीक है, उनका जो प्रमुख हुआ करता था उसे आयुधगारा अध्यक्ष कहते थे। वहीं गो अध्यक्ष की बात करें तो पशु विभाग का जो प्रमुख हुआ करता था उसे गो अध्यक्ष कहते थे, ठीक है। पशु विभाग के प्रमुख को गो अध्यक्ष कहते थे। कोष्ठागार अध्यक्ष, याद रखिए, जो गोदामों का प्रमुख हुआ करता था, ठीक है, उसे कोष्ठागार अध्यक्ष या, ठीक है, गोदाम प्रमुख कहते थे। अन्य कौन कौन से हैं, याद रखिए, ये जो 18 जो विभाग हैं, ठीक है, विभागाध्यक्ष हैं, इन्हें डायरेक्टर भी कहते थे। और लक्षणा अध्यक्ष, याद रखिए, जो छापे खाने का प्रमुख हुआ था करता था, ठीक है, छापे खाने के प्रमुख को करते थे लक्षणा अध्यक्ष। और लक्षणा अध्यक्ष जो थे ये दो कार्य और भी देखते थे। कौन कौन से कार्य थे, ठीक है। एक जो सौवर्णिक होता था वो टकसाल विभाग का प्रमुख होता था, ठीक है। टकसाल विभाग का प्रमुख को संवारी कहते थे। और रूप दर्शक, अर्थात चांदी के सिक्के जांचने वाला जो अधिकारी था इसे रूप दर्शक कहते थे, ठीक है। और रूपक उस काल की मुद्रा हुआ करती थी, ठीक है। नव्याध्यक्ष, जहाज रानी विभाग का जो प्रमुख हुआ करता था उसे नव्याध्यक्ष कहते थे। वहीं पौतवा अध्यक्ष जो हुआ करता था ये मॉप माप तौल विभाग का जो अधिकारी था इसे पौतवा अध्यक्ष कहते थे। ये 3 स्टार का क्वेश्चन है। पौतवा अध्यक्ष कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। संस्था अध्यक्ष की बात करें तो व्यापारिक मार्गों के जब प्रमुख हुआ करता था उसे संस्था अध्यक्ष कहते थे। पत्तना अध्यक्ष, बंदरगाहों के प्रमुख को पत्तना अध्यक्ष कहते थे। वहीं माना अध्यक्ष जो होता था वो समय व दूरी मापने का कार्य जो उसका जो था ये प्रमुख हुआ करता था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अश्वाध्यक्ष। अश्वशाला का प्रमुख जो हुआ करता था अर्थात घुड़शाला का जो प्रमुख हुआ करता था उसे अश्वाध्यक्ष कहते थे। हस्ताध्यक्ष, हाथी, जो हाथियों की सेना का जो प्रमुख हुआ करता था उसे हस्ताध्यक्ष कहते थे। नेक्स्ट है सुवर्णाध्यक्ष। सोने के व्यापारियों का जो प्रमुख हुआ करता था, ठीक है, उसे सुवर्णाध्यक्ष कहते थे। और अष्टपटाल अष्टपटला अध्यक्ष, इसे महालेखाकार भी कह सकते हैं, अर्थात जो कैग जो भूमिका में है, ठीक है, वर्तमान का कैग, ठीक है, उस समय का अक्षपट्टाल का अध्यक्ष हुआ करता था। नेक्स्ट है देवता अध्यक्ष। जो धार्मिक कार्यों के जो प्रमुख होते थे उन्हें देवता अध्यक्ष कहा जाता था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो 26 विभागाध्यक्ष थे उनको हमने विस्तृत तौर पर देखा। अब हम थोड़ा नजर डालते हैं नगर प्रशासन पर। याद रखिए, जो मौर्यकालीन नगर प्रशासन का हमें विस्तृत उल्लेख देखने को मिलता है या हमें मेगस्थनीज की इंडिका में देखने को मिलता है, ठीक है। आचार्य चाणक्य ने नागरिक की चर्चा की है इस संदर्भ में, नगर प्रशासन में के संदर्भ में। वहीं हम मेगास्थनीज की इंडिका में हम पाटलिपुत्र नगर का विस्तार तौर पर हम उल्लेख हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो नगर प्रशासन के नगर प्रशासनिक अधिकारी थे उनका भी हमें उल्लेख देखने को मिलता है, ठीक है। और जो पाटलिपुत्र का नगर प्रशासन था इसे एस्ट्रोनोमोई कहा जाता था, ठीक है। कुल 6 समितियां होती थी जो यह कार्यभार देखती थी। प्रत्येक समिति में जो थे वो 5 सदस्य हुआ करते थे, ठीक है। और हर समिति का जो कार्य था वो अलग अलग हुआ करता था। अब हम देखते हैं कौन कौन सी समितियां होती थी। तो याद रखिए, ये जो 6 समितियां थी, यह प्रथम समिति, द्वितीय समिति, तृतीय समिति, चतुर्थ समिति, पंचम समिति और षष्टम समिति।
याद रखिए जो प्रथम समिति थी वह उद्योग धंधों का कार्य देखती थी। वहीं दूसरी समिति जो हुआ करती थी वह विदेशियों जो विदेशी आते थे नगर में या फिर राज्य में जो विदेशी आते थे उनसे संदर्भ में ये कार्य जो देखती थी वो द्वितीय समिति देखती थी। तृतीय समिति जो थी वो जनसंख्या की गणना करने का कार्य उनका था। चौथी समिति का कार्य था व्यापार वाणिज्य, ठीक है, व्यापार एवं वाणिज्य पर नजर रखना, ठीक है, व्यापार एवं वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं इस संदर्भ में अपने सुझाव देना जो होता था वो चौथी समिति का कार्य हुआ करता था। वहीं पांचवी समिति थी जो थी वो बाजार व्यवस्था को लेकर कार्यभार देखती थी कि बाजार में काला बाजारी को रोका जा सके, काला बाजारी न हो। छठी समिति जो थी वो बिक्री कर पर यह देखती थी और यदि कोई व्यक्ति, ठीक है, काला बाजारी करता हुआ या बिक्री कर में हेर फेर करता हुआ पाया जाता था तो उसे दंड प्रावधान काफी कठोर था, उसे मृत्यु दंड दिया जाता था। ठीक है। नेक्स्ट, सैन्य प्रशासन। याद रखिए सैन्य प्रशासन के बारे में हम देखते हैं। प्लूटार्क के हिसाब से जो थी मौर्य काल की जो सेना थी उसकी संख्या 6 लाख थी, अर्थात मौर्य काल में 6 लाख की विशाल सेना हुआ करती थी। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आचार्य चाणक्य ने क्या क्या सोशल इंजीनियरिंग की उसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है। इन्होंने शूद्रों एवं वैश्यों को भी सेना में शामिल किया जो कि सक्षम थे, ठीक है, और जो कि योग्य थे। ठीक। आचार्य चाणक्य जो थे इन्होंने चतुरंगणी सेना का निर्माण किया जिसमें पैदल चलने वाले व्यक्ति, हाथी, घुड़सवार और रथ सेना, ये चारों सेनाएं हुआ करती थी। ठीक है। और जो मुख्यतः थे ये क्षत्रिय वर्ग के लोगों को इसमें शामिल किया जाता था जिनके पास युद्ध का अनुभव हुआ करता था। लेकिन आचार्य चाणक्य ने क्षत्रियों के साथ साथ जो योग्य शूद्रों एवं वैश्यों को भी इसमें शामिल किया। मेगस्थनीज की इंडिका में सैन्य प्रशासन का हमें विस्तृत तौर पर उल्लेख देखने को हमें मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 30 सदस्यीय समितियां कौन कौन थी। ये 6 समितियां थी और प्रत्येक समिति में 5 लोग हुआ करते थे। ठीक है। प्रत्येक समिति में कितने लोग हुआ करते थे? 5 लोग हुआ करते थे। ठीक है। अब देखते हैं ये 6 समितियां कौन कौन सी थी और यह क्या क्या कार्य देखती थी। तो याद रखिए प्रथम समिति, द्वितीय समिति, तृतीय समिति, चतुर्थ समिति, पंचम समिति और षष्ठम समिति। प्रथम समिति जो थी वो जल सेना की समिति थी। ठीक है। अर्थात यह जल सेना के संदर्भ में जितने भी इसके दायित्व थे उसका यह निर्वहन करती थी। द्वितीय समिति जो थी यह यातायात व्यवस्था को ध्यान में देखती थी कि यातायात सेना जो व्यवस्था है, ठीक है, अर्थात सेना तक रसद व्यवस्था का पहुंच सुनिश्चित हो पा रहा है कि नहीं यह देखती थी। तीसरी जो समिति थी वो पैदल सेना की समिति थी। चौथी समिति जो थी वो अश्व सेना से संबंधित थी। पांचवी समिति गज सेना से संबंधित थी और छठवीं समिति जो थी वो रथ सेना से संबंधित समिति थी। ठीक है। कुछ मौर्यकालीन महत्वपूर्ण शब्दावलियां हो उन पर हम चर्चा करते हैं। ठीक है। तो गुल्म किसे कहते हैं? याद रखिए मौर्य काल में गुल्म जो थी उसे छावनी को गुल्म कहा जाता था और गुल्मदेह जो होता था, ठीक है, अर्थात सैनिकों का जो वेतन हुआ करता था उसे गुल्मदेह कहते थे। सेना के प्रकार, सेना किस प्रकार की थी? याद रखिए एक राजा की स्वयं की सेना होती थी जिसे मौल सेना कहते थे। ठीक है। जो मौल सेना थी ये राजा की पर्सनल आर्मी हुआ करती थी। एक थी किराए की सेना जिन्हें पैसे देकर युद्ध में शामिल किया जाता था और नगर पालिका सेना अर्थात नगरों की सेना हुआ करती थी। स्थानीय सेनाएं हुआ करती थी। ठीक है। तो इस प्रकार हम अपने पहले वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। दूसरे वीडियो में हम पूरी तरीके से मौर्यकाल प्रशासन को, मौर्यकाल को जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको हम पूरा करेंगे। ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।